चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस बिला ताखिर मिलती रहें। और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। दिल्ली से यहां तक का सफर मालिक राम के लिए थका देने वाला था। अगर वो बराह रास्त ट्रेन के जरिए आते तो शायद वो बोरियत महसूस न करता, लेकिन जीप के जरिए मुसलसल 300 मील के सफर और इस दरमियान जागते रहने की प्रैक्टिस ने उसे कम से कम ये बात जरूर समझा दी थी कि बाज बातें जो दौरान तरबियत बज़ाहिर आसान नजर आती हैं, अमली जिंदगी में वो मसाइब के पहाड़ खड़े कर दिया करती हैं। जब वो एकेडमी में था तो 3-3 दिन और रात मुसलसल उन्हें जगाया और भगाया जाता। पहले पहल तो वो कुछ दिक्कत महसूस करता, लेकिन अब वो उसके आदी हो गए थे। उसका ताल्लुक भारतीय फौज के खुसूसी कमांडो यूनिट इंडो तिब्बतन से था, जिन्हें उर्फ आम में ब्लैक कैट्स कहा जाता है। 3 माह का एक खुसूसी कोर्स उसने केजीबी के स्पेटनास के साथ किया था। इस दरमियान उन्हें खाली हाथों मुसल्ला दुश्मन से निमटने, घेरे में आकर बच निकलने और निहत्ते होने के बावजूद दुश्मन को बड़ी आसानी से जान से मार देने की खुसूसी तरबियत दी गई थी। मालिक राम के अंदर जो थोड़ी बहुत इंसानियत रह गई थी वो इस खुसूसी कोर्स ने खत्म कर दी थी। इसी दरमियान उन्होंने साइबेरिया के बर्फीले जंगलों में कई रोज भूखे प्यासे रहकर खाली हाथों जानवर मारकर उनका खून पीकर गुजारा किया था। वो कोई ऐसा धार्मिक किस्म का हिंदू नहीं था। उसकी जिस खूबी ने उसे ब्लैक कैट का कमांडो बनाया था वो उसका सिंधी वालिदैन के यहाँ जन्म था। मालिक राम के वालिदैन तकसीम हिंद से पहले पाकिस्तानी सिंध में रहते थे और इस तकसीम के 4-5 साल बाद दिल पर पत्थर रखकर भारत आए थे। मालिक राम का जन्म भारत में हुआ था, लेकिन उसके वालिदैन ने अभी तक अपना रूहानी और जिस्मानी राब्ता पाकिस्तानी सिंध से नहीं तोड़ा था। वो अब भी उसे शिकारपुर के नजदीक अपने आबाई गांव घारो की कहानियां सुनाया करते थे। मालिक राम की माँ के कुछ रिश्तेदार अभी तक पाकिस्तानी सिंध में आबाद थे और उसे अच्छी तरह याद था जब वो मैट्रिक पास करने के बाद अपने वालिदैन के साथ एक मर्तबा वहां गया था। कारोबारी सिलसिले में ही फिर वो लोग दिल्ली में आबाद हो गए, लेकिन अपने वालिदैन के मिजाज के बिल्कुल बरक्स मालिक राम को फौजी जिंदगी से लगाव पैदा हो गया, जिसकी वजह वो अंग्रेजी फिल्में थीं जो वो बचपन से देखता आ रहा था। वालिदैन की ख्वाहिश के बरक्स वो फौजी और फिर कमांडो बन गया। उसकी खुसूसी सलाहियतों के पेश नजर जल्द ही उसका तबादला आर्मी के स्पेशल ग्रुप में हो गया और फिर वो सिंध राजस्थान सरहद पर मिलिट्री इंटेलिजेंस एडवांस यूनिट से ऐसा मुंसलिक हुआ कि यहीं का होकर रह गया। मालिक राम हिंदू से ज्यादा मुसलमान था। दिल्ली में उसके हमसाए और स्कूल के अक्सर साथी मुसलमान थे और उसके वालिदैन का ताल्लुक भी हिंदुओं के उस मखसूस तबके से था जो मुसलमान सूफिया से ज्यादा मुतासिर है, इसलिए उसे इस्लामी रसूमात का सब इल्म था। उसके वालिदैन हर साल बाकायदगी से अजमेर शरीफ उर्स पर जाया करते थे और मालिक राम ने तो भारत में अक्सर मुसलमान सूफिया के मज़ारों के दर्शन किए थे। इंटेलिजेंस में उसकी दिलचस्पी फितरी थी, शायद वो पैदाइशी जासूस था। उसके अक्सर साथी इंटेलिजेंस ड्यूटी से जान छुड़ाने की फिक्र में रहते थे, लेकिन वो उसके बरक्स बड़ी खुशी और दिलजमई से फराइज अदा किया करता था। उस वक्त जब ब्रिगेड हेडक्वार्टर से उसे खुसूसी बुलावा आया तो मालिक राम ने यही समझा कि शायद उसे फिर खुसूसी कोर्स में शिरकत के लिए बुलाया गया है, लेकिन इस मर्तबा उसे किसी खास मकसद के लिए बुलाया गया था। जब वो ब्रिगेडियर साहब के कमरे में दाखिल हुआ तो वो अकेले बैठे थे, जो मालिक राम के लिए वाकई हैरानी की बात थी, क्योंकि आम हालात में ब्रिगेडियर सूद अकेले नहीं होते थे। एसएसजी का ब्रिगेडियर होने के सबब अक्सर वो किसी मिशन की ब्रीफिंग के सिलसिले में ही उनसे मिला करता था। हाउ आर यू कैप्टन? ब्रिगेडियर सूद ने खड़े होकर बेतकल्लुफी से अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। कैप्टन मालिक राम एक लम्हे के लिए गड़बड़ा कर रह गया। उसने दोनों एड़ियां बजाकर सलूट करते हुए अपने हाथ ब्रिगेडियर के हाथ में दे दिया। ब्रिगेडियर सूद ने पहली मर्तबा उसके लिए चाय और स्नैक्स मंगवाए। उसके सामने मेज पर फाइल रखी थी जिस पर मौजूद मालूमात पढ़ कर वो मालिक राम के सामने दोहराता और फिर उसकी तस्दीक करता रहा। मालिक राम के लिए ये कोई अचंभे की बात नहीं थी। फौज में भर्ती होने, खुसूसन कमीशन मिलने के बाद हर ऑफिसर के खानदान, माजी और हाल से मुताल्लिक मुकम्मल तफसीलात आर्मी में महफूज रखी जाती थी। कैप्टन, तुम एक अहम मिशन करने जा रहे हो। बिलाखिर ब्रिगेडियर ने उसके तजस्सुस को खत्म कर दिया। यस सर। मालिक राम के लिए मिशन कोई नया या चौंका देने वाला लफ्ज नहीं था। तुम्हें अपने वालिदैन के आबाई वतन जाना है। ब्रिगेडियर सूद ने मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में झांका।
मालिक राम की आंखों में दूर दूर तक किसी शक व शुबे या खौफ का शायबा तक मौजूद नहीं था। राइट सर। थोड़ी देर के बाद ब्रिगेडियर सूद दीवार से लटके नक्शे पर पाकिस्तानी सिंध में वाक़े मुख्तलिफ जगहों की निशानदही करते हुए मालिक राम को उसके मिशन की तफसीलात से आगाह कर रहा था। हर बात कहने के बाद वो मालिक राम के चेहरे के तासुरात से अपनी बात का रद्द अमल तलाश करता, उसकी तरफ से हाँ कहने के बाद अगली बात कहता। कोई सवाल? ब्रिगेडियर सूद ने आखिर में पूछा। नो सर, मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, मालिक राम ने एड़ियां जमा कर खड़े होते हुए कहा। ये टॉप सीक्रेट है कैप्टन, सिर्फ मेरे और तुम्हारे दरमियान। ब्रिगेडियर सूद ने इंतहाई मुख्तसर अल्फाज में उस मिशन की अहमियत का एहसास दिलाया। राइट सर। अगले हफ्ते में किसी भी दिन तुम्हें सिग्नल मिल जाएगा। अपनी जगह से लॉन्चिंग पैड तक सब कुछ गैर कानूनी होगा। ब्रिगेडियर सूद ने आखिरी हिदायत दी। राइट सर, ऑल द बेस्ट। ब्रिगेडियर सूद ने दोबारा गर्मजोशी से मुसाफा करते हुए उसे रुखसत कर दिया। रवानगी से पहले हम एक मर्तबा फिर मिलेंगे। कमरे से बाहर निकलते हुए उसे ब्रिगेडियर सूद की आवाज सुनाई दी। कैप्टन मालिक राम ने एड़ियां बजाईं, अपनी टोपी तक हाथ ले जाकर सैल्यूट मारा और बाहर आ गया। थोड़ी देर के बाद वो अपनी जीप में अपने कैंप की तरफ जा रहा था। 5वें रोज उसे ब्रिगेडियर सूद ने अचानक एक सरप्राइज विजिट दिया। सरहद पर वाक़े उस कमांड पोस्ट के अकब में उस रोज अचानक ही हेलीकॉप्टर लैंड किया था, जिससे ब्रिगेडियर सूद बरामद हुआ। कैप्टन मालिक राम और उसके जवान भागते हुए ब्रिगेडियर सूद को रिसीव करने पहुंचे थे। हेलो कैप्टन। ब्रिगेडियर ने अपनी छड़ी अपने दाएं टांग पर मारते हुए मुस्कुराकर उसे मुखातिब किया। किसी एहतमाम की जरूरत नहीं, हम थोड़ी देर के बाद वापस जा रहे हैं। करीबन 15-20 मिनट यहाँ गुजारने और जवानों से बातें करने के बाद ब्रिगेडियर सूद कैप्टन मालिक राम को अपने साथ लेकर हेलीकॉप्टर में वापस जा रहा था। इस मर्तबा उनकी मंजिल दिल्ली थी। भारतीय GHQ की खुसूसी ऑपरेशनल ब्रांच में वो लोग 2 घंटे बाद मौजूद थे। इस कमरे में ब्लैक कैट्स के 4 और जवान पहले से मौजूद थे, जिन्हें इस तरह मुख्तलिफ मकामात से यहाँ जमा किया गया था। ब्रिगेडियर सूद अब उन सबको इकट्ठे ब्रीफिंग दे रहा था। मालिक राम तुम्हारी कमांड करेगा। सब ने अलग अलग अपनी अपनी हैसियत में सरहद उबूर करनी है। भारतीय सरहद के अंदर हर मुमकिन मदद तुम सब अपनी खुसूसी इख्तियारात के तहत हासिल कर सकते हो। सरहद उबूर करने के लिए बेहतरीन इलाका ये है। इतना कहकर ब्रिगेडियर सूद ने अपने दाएं हाथ लटके नक्शे पर छड़ी एक जगह रखी तो वो अल्फाज इलेक्ट्रिकल अमल से जलने लगे। अब उसकी छड़ी यहाँ से चलती हुई एक और जगह पहुंच गई। तुम्हें अगले 92 घंटे तक यहाँ इकट्ठा होना है। उसने एक और जगह नक्शे पर छड़ी जमाई, जहाँ हमारे दोस्त इस्तकबाल के लिए मौजूद होंगे। सरहद उबूर करने के बाद तुम्हारी मुकम्मल कमांड और जिम्मेदारी कैप्टन मालिक राम पर है। अगली मंसूबाबंदी, काम की तफसीलात, सब बातें सरहद उबूर करने के बाद कैप्टन मालिक राम तुम्हें ब्रीफ करेंगे। कोई सवाल? उसने रुककर सिगरेट सुलगाया। 5 कमांडोज पर सन्नाटा तारी था। ओके, ऑल द बेस्ट। इस वक्त रात के 10 बज रहे हैं। सुबह 6 बजे से तुम्हारा टारगेट टाइम शुरू हो जाएगा। इतना कहकर ब्रिगेडियर एक बगली दरवाजे से बाहर चला गया। उसकी रवानगी के बाद कैप्टन मालिक राम ने अपने जवानों के सामने हिदायत दोहराई। 5 एक दूसरे से बखूबी आगाह थे। ब्रिगेडियर सूद ने इंतहाई खुफिया प्लानिंग की थी। मंसूबे की तफसीलात का इल्म सिर्फ कमांडर को था, जिसके मुतालिक भारतीय फौज को इल्म था कि कैप्टन मालिक राम के जिस्म की बोटी बोटी भी अलग कर दी जाए तो भी वो कुछ नहीं बताएगा। अलग अलग सरहद उबूर करने में ये हिकमत अमली कार फरमा थी कि एक शख्स की गिरफ्तारी से सबकी गिरफ्तारी का खतरा खत्म हो गया था। ऑपरेशन को खुफिया रखने के पेश नजर सिवाय मालिक राम के टीम के और किसी मेंबर को सेफ हाउस का नहीं बताया गया था। तमाम राब्तों और ऑपरेशन की तफसीलात का इल्म भी सिर्फ मालिक राम को था। बाकियों ने सिर्फ हुक्म की अतात करनी थी, जो उनकी खुसूसी तरबियत थी। इससे पहले भी ये लोग मुख्तलिफ नौयत के खुफिया ऑपरेशन कर चुके थे और उनमें से अक्सर इससे पहले पाकिस्तान में भी जा चुके थे। उनके कमांडर के लिए अलबत्ता ये पहला मौका था। बिट्ठल कोट नाम था उस सरहदी कस्बे का, जहां से वो दिल्ली से मुसलसल सफर करके पहुंचा था। यहाँ मौजूद आर्मी के रेस्ट हाउस पर उसके इस्तकबाल के लिए BSF का कंपनी कमांडर मौजूद था। तुम लोग जाओ, उसने अपने साथियों को जो दिल्ली से यहाँ तक आए थे बड़ी बेरुखी से कहा। दोनों जवानों ने फिल वक्त ड्राइवर समेत यहाँ से हट जाना ही गनीमत जाना था।
وہ جانتے تھے کہ جس شخص کے ساتھ انہوں نے دلی سے یہاں تک کی ڈیوٹی کی ہے وہ اچھا فوجی تو ہو سکتا ہے، انسانیت نام کی کسی چڑیا سے ہرگز واقف نہیں۔ تینوں نے بمشکل تن کر سیلیوٹ کیا اور کان لپیٹ کر باہر آ گئے۔ سر، آپ کے لیے کھانا تیار ہے، بی ایس ایف کے کمپنی کمانڈر نے کہا۔ اوکے۔ مالک رام کے لہجے کی تلخی برقرار تھی۔ مجھے اس علاقے کا تفصیلی نقشہ دو اور تم جاؤ، میرے لیے کھانا کچھ دیر بعد بھیجنا۔ کمپنی کمانڈر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور چپ چاپ میز پر موجود نقشہ اس کو تھما کر باہر آ گیا۔ کمپنی کمانڈر کی دوبارہ آمد آدھ گھنٹے کے بعد ہوئی۔ اس درمیان مالک رام نے سرحد کے راستے حفظ کر لیے تھے۔ کھانا تیار ہے سر۔ اوکے، مالک رام نے اٹھتے ہوئے کہا۔ کھانے کے دوران وہ کمپنی کمانڈر کو کریت کر یہاں کی سرحد کے دونوں اطراف کے حالات دریافت کرتا رہا۔ کھانے کے خاتمے پر وہ اس کے ساتھ ہی دوسرے کمرے میں اس بڑی میز تک آیا جس کے گرد بیٹھ کر بارڈر سیکیورٹی فورس کے مقامی کمانڈر میٹنگ کیا کرتے تھے۔ کمپنی کمانڈر کا فراہم کردہ نقشہ اس نے میز پر بچھا کر اپنے ہاتھ کی انگلی اس جگہ رکھی جہاں وہ لوگ اس وقت موجود تھے۔ تمہارے خیال میں کون سا راستہ محفوظ ترین ہے؟ مالک رام نے سوال کیا۔ سر، ہم نے آپ کے لیے اس راستے کا انتخاب کیا ہے۔ میرے جوانوں نے اس طرف ریکی کر کے دیکھا ہے، یہ راستہ محفوظ ہے۔ کمپنی کمانڈر نے نقشے میں ایک جگہ انگلی رکھتے ہوئے کہا۔ مالک رام نے صرف ایک لفظ پر اکتفا کیا۔ میرے جوان اس راستے پر ایکٹیو ہیں، کمپنی کمانڈر نے دوبارہ کہا۔ دوبارہ وہی جواب ملا۔ شام ڈھلتے تک مالک رام آرام کرتا رہا۔ مقررہ وقت پر جب کمپنی کمانڈر اپنے 2 جوانوں اور جیپ کے ساتھ وہاں پہنچا تو اسے روانگی کے لیے تیار پایا۔ انہیں یہیں چھوڑ دو، میں جیپ خود ڈرائیو کروں گا۔ کمپنی کمانڈر کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ لیکن سر، اس نے کچھ کہنا چاہا۔ یہ حکم ہے، کہتے ہوئے مالک رام نے ڈرائیور سیٹ سنبھال لی۔ رائٹ سر۔ کمپنی کمانڈر حیران تھا کہ وہ پوسٹ کی طرف جانے کی بجائے کسی اور راستے پر مڑ گیا تھا۔ سر، یہ راستہ تو شٹ اپ۔ اس نے کمپنی کمانڈر کو اس طرح ڈانٹا کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی سرد لہر دوڑ گئی۔ اس نے اپنی زندگی میں ایسا اکھڑ اور بدتمیز آفیسر نہیں دیکھا تھا۔ بی ایس ایف کا کمپنی کمانڈر ہونے کے ناطے وہ اس علاقے کا بلا شراکت بادشاہ تھا، لیکن وہ اسے اپنے ہیڈ کوارٹر سے اس سلسلے میں خصوصی احکامات ملے تھے کہ اس نے کیپٹن صاحب کے حکم کی بلا چونچراں تعمیل کرنی ہے۔ جس لہجے میں اسے یہ حکم دیا گیا تھا اس سے وہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ کوئی بہت ہی اہم شخصیت ہے۔ سرحد سے چند فرلانگ دور ہی اس نے جیپ کھڑی کر دی۔ یہاں سے پوسٹ کا فاصلہ کتنی دیر کا ہے؟ اس نے اچانک ہی کمپنی کمانڈر سے پوچھا۔ سر، قریباً آدھ گھنٹے کا۔ اور پیدل؟ اگلا سوال ہوا۔ سر، 1 گھنٹے کا، کمپنی کمانڈر نے کہا۔ آل رائٹ۔ کمپنی کمانڈر بے بس اور حیرانی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے کیپٹن مالک رام نے اگلے ٹائر کی ہوا نکال دی۔ 10 منٹ کے بعد ٹائر تبدیل کر کے پوسٹ پر چلے جانا، اپنے ساتھیوں کو الرٹ رکھنا، انہیں یہی بتانا کہ میں نے سرحد اسی جگہ سے عبور کرنی ہے جو جگہ تم لوگوں نے پلان کر رکھی تھی۔ اتنا کہہ کر وہ اسے دیکھے بغیر پیدل سرحد کی طرف چل دیا۔ کمپنی کمانڈر کا جی چاہتا تھا کہ اپنا سارا پستول اس پر خالی کر دے، لیکن وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ احکامات بہت سخت تھے، اس کے ہاتھ اور زبان بندھی تھی۔ البتہ اس کے دل سے بد دعا ضرور نکلی کہ کم از کم سرحد کے دوسری طرف ہی کوئی اس کو گولی سے مار دے۔ کمپنی کمانڈر کے لیے سوائے اس کے اور کوئی راستہ باقی نہیں بچا تھا کہ وہ جیپ کا ٹائر خود بدلے اور اپنی پوسٹ تک پہنچے، کیونکہ اس جیپ میں ریڈیو یا وائرلیس سسٹم بھی نصب نہیں تھا۔ اس عمل میں اسے کم از کم آدھا گھنٹہ لگ جاتا۔ اب اسے اس بات کی سمجھ آنے لگی کہ کیپٹن نے کیوں یہ سب کچھ کیا تھا۔ شاید وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بحفاظت سرحد عبور کر جانے تک کسی کو کانوں کان بھی خبر ہو اور پوسٹ پر موجود بی ایس ایف کے لوگ یہی سمجھتے رہیں کہ اس نے یہاں سے ہی سرحد عبور کرنی ہے۔ اپنی قسمت کو کوستا کمپنی کمانڈر بادل نخواستہ جیپ کا ٹائر تبدیل کرنے لگا۔ سجوار شاہ نے اچانک ہی اپنی جیپ اس جگہ روک دی تھی۔ وہ یہاں تک قریباً 40 میل کا سفر طے کر چکا تھا اور آج خلاف معمول اکیلا ہی اس طرف آیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی عادت سے واقف تھے کہ کبھی کبھی سجوار اکیلا ہی نکل جایا کرتا ہے۔ حفاظتی نقطہ نظر سے یہ بات بڑی خطرناک تھی، لیکن خطرات سے کھیلنا جیسے اس کا مشغلہ تھا۔ ڈیرہ جتوئی سے مراد کوٹ کی طرف جاتے ہوئے اس نے اچانک ہی جیپ کو کچے راستے پر اتار دیا تھا۔ بظاہر یہ کچا راستہ تھا، لیکن کئی سال سے مسلسل استعمال ہونے کی وجہ سے اس نے گزرگاہ کی حیثیت ضرور اختیار کر لی تھی۔
घनी और खासी बुलंद झाड़ियों के बीचों बीच अपनी जीप की हेडलाइट्स रोशन किए वो चलता चला जा रहा था। जिस इलाके में वो सफर कर रहा था उस इलाके में तो आम हालात में पुलिस को दम मारने की हिम्मत नहीं होती, खुसूसन उस रास्ते पर तो दिन के वक्त भी चिड़िया पर नहीं मार सकती थी। सजवार शाह को उसकी परवाह नहीं थी, वो मामूल के मुताबिक जीप चला रहा था। करीबन 4-5 मील वो इसी तरह चलता गया जब एक जगह अचानक उसके सामने सुर्ख रंग की टॉर्च रोशन हुई। सजवार शाह ने जीप की हेडलाइट्स ऑफ करके इंजन बंद कर दिया। झाड़ियों से 5 मुसल्ला नकाब पोश निकलकर उसकी तरफ बढ़ने लगे। जीप के अंदर की रोशनी सजवार शाह ने जला ली थी। उसकी शक्ल पर नजर पड़ते ही एहतराम से उनकी नजरें झुक गईं। मुर्शद साईं, उनमें से एक के मुंह से निकला। कैसे हो बहावल? सजावर शाह नीचे उतर आया। ठीक हूँ साईं, आपकी नजरे करम है तो सब अच्छा है साईं, मेरे साथ आओ, सजवार शाह ने कहा और एक और नकाब पोश के ताकुब में चल दिया। दोनों थोड़ी देर बाद बहावल के अड्डे पर मौजूद थे। बहावल के इशारे पर उसके साथ ही वहां से चले गए। हुक्म मुर्शिद साईं। बहावल ने जो उसके सामने जमीन पर बैठा था करीबन हाथ बांधते हुए पूछा। बाबा एक काम करना है, लाजिम हो गया है। जब तक हम सरकार पर दबाव नहीं बढ़ाएंगे वो लोग हमारी बात नहीं मानेंगे। मैं चाहता हूँ कि हुकूमत को सौदेबाजी के लिए मजबूर कर सकूं। बाबा बहावल, तुम तो जानते हो कि इधर फौज ने डेरे डाल दिए हैं और मैंने सुना है कि वो लोग इस इलाके में भी कोई बड़ा ऑपरेशन करने जा रहे हैं। वडेरा 2-2 के डेरे पर परसों कुछ ऑफिसर लोग आए थे बात करने, कोई बड़ा हमला करने वाले हैं ये लोग। उसने बहावल की आंखों में झांका जिसने अपने मुर्शद साईं से निगाहें मिलते ही नजरें झुका दी थी। आप हुक्म करो मुर्शद साईं, मैं जानता हूँ मेरे मुखबर इस इलाके में चारों तरफ फैले हैं। साईं आपको तो हर बात का इल्म है। ये लोग बहुत से गलत इल्जामात भी मेरे खाते में डाल रहे हैं। हर रोज मेरे सर की कीमत बढ़ रही है। साईं तुम कैसे भी करो मुझे इस जंजाल से निकालो। अब मेरी बच्चियां ब्याहने की उम्र को आ गई हैं। मुझे अब किसी की माँ बहन को बेआबरू करते बहुत खौफ आता है साईं। ये बात कहते हुए बहावल के चेहरे पर कर्ब के आसार नुमायां होने लगे थे। बाबा फिक्र नहीं करो, वडेरा जतोई मामलात को बहुत बिगाड़ रहा है। तुम तो जानते हो बहावल के वडेरे जतोई के हुक्म से ही इस इलाके की पुलिस कोई रिपोर्ट किसी डाकू के खिलाफ ऊपर भेजती है। सजवार शाह ने अपनी दाईं मूछ मरोड़ते हुए बहावल की तरफ कनखियों से देखते हुए कहा। साईं वडेरे जतोई की तरफ से मुझे 2 मर्तबा गिरफ्तारी देने का मशवरा मिल चुका है। उसने कहा था कि वो सरकार से सौदेबाजी करके मेरी सजा में कमी करवा लेगा, लेकिन मैंने कोरा जवाब दे दिया है। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। इस चक्कर में न पड़ना तुम्हें अपने चचेरे का हाल तो मालूम है ना। उसने भी वडेरे के कहने पर हथियार डाल दिए थे और फांसी का इंतजार कर रहा है। ना बाबा, उनके चक्कर में नहीं आना, सजवार शाह ने उसे समझाने के अंदाज में कहा। जो हुक्म मुर्शिद, बस मेरी घरवाली और बच्चियों का ख्याल रखना। बहावल ने हाथ बांधे। तुम उनकी फिक्र नहीं करो, वो हमारी हवेली में बड़े आराम से रहती हैं। और हाँ बाबा बहावल, कल हमारे कुछ और दोस्त भी यहाँ आ रहे हैं। उन लोगों के साथ मिलकर एक प्रोग्राम पर अमल करना है। बाबा इस इलाके का डीसी बड़ा अक्खड़ सा बंदा है, जरा उसका दिमाग ठीक करना होगा। साईं क्या हमें डीसी पर हमला करना है? नहीं, तुम्हें पंजाब से आने वाली ट्रेन पर हमला करना है। बाबा बहावल, इससे पहले जिस इलाके में भी ट्रेन पर हमला हुआ है वहां से हुकूमत ने तमाम आला अहलकारों के तबादले कर दिए हैं। इस तरह इस डीसी का भी तबादला हो जाएगा और हम अपने मतलब का बंदा यहाँ लगा लेंगे। बाबा साईं ने उधर बात पक्की कर रखी है। जैसे ही ये बंदा यहाँ से जाता है हमारा बंदा आ जाएगा, जिसके जरिए बातचीत करके मैं तुम्हें बच्चों समेत दूसरे मुल्क में पहुँचाने का बंदोबस्त कर दूंगा। सजवार शाह ने अपने घिनौने मंसूबे की तफसीलात उसे समझाई। लेकिन साईं इस तरह अचानक फायरिंग से बेगुनाह भी? बाबा बहावल, तुम्हें आजकल इंसानी जानों की बहुत फिक्र होने लगी है। बाबा छोड़ो इस धंधे को, कहीं हारियों वाला काम कर लो। तुम गोली न चलाना, बस वहाँ मौजूद रहना। ये काम हमारे दूसरे साथी कर लेंगे। बाबा तुम सियासत को नहीं समझते। सियासत में किसी की नहीं अपनी जान की फिक्र की जाती है। तुम्हारी बच्चियां ब्याने लायक हो रही हैं और तुम गुनाहों सवाब के चक्कर में पड़े हो। बाबा कोई काम की बात किया करो, ऐसी बातों से मामला खराब होता है, ठीक नहीं होता। क्या ठीक है क्या गलत है इसका फैसला हमने करना है। बहावल बाबा, हम सरकार दरबार में बैठते हैं। सरकार दरबार के मामलात की फिक्र तुम न क्या करो, बस वो करो जिसका हुक्म मिलता है। सजवार ने गुस्से से फुनकारते हुए उसकी बात काट दी। ठीक है मुर्शिद साईं, आप जैसा हुक्म देंगे वैसा ही होगा। बहावल ने उसके घुटने छूते हुए कहा। मैं अब जाता हूँ।
कल तक 5 बंदे इधर आ जाएंगे, उन्हें यहाँ मेहमान रखना है। बहुत काम के बंदे हैं, उनके पास हथियार भी बहुत अच्छे हैं, तुमने सिर्फ उनका हुक्म मानना है। मैं अब चलता। ये कहकर सजवार शाह खड़ा हो गया। साईं, खाना तो हमारे साथ खा लेते, आपके लिए हमने। ठीक है, उसने कुछ सोचते हुए कहा। करीबन 2 घंटे बाद वो जिस तरह यहाँ से आया था उसी तरह चुपचाप वापस लौट गया। बहावल के साथ ही सजवार शाह को जंगली सिलसिले के बाहर पक्की सड़क तक अपनी हिफाजत में रुखसत करके आए थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी नई सीरीज की पहली किस्त। उम्मीद करते हैं आपको हमारी सीरीज पसंद आएगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस बिला ताखीर मिलते रहें। और जाने से पहले कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। हम मजीद वीडियोस लेकर जल्दी हाजिर होंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।